तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं, और फिर मन में ख्याल आता है कि शायद किस्मत ही खराब है या कामयाबी हमारे लिए बनी ही नहीं है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास स्टीफन आर कोवे की किताब द एट्थ हैबिट से जुड़े कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। कोवे वही लेखक हैं जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी मशहूर किताब लिखी है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि एक 8वीं आदत की जरूरत ही क्यों पड़ी? और यही मतलब इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। कोवे कहते हैं कि 7 आदतें थी पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए, लेकिन जिस दुनिया के लिए वो लिखी गई थी वो दुनिया बदल चुकी है। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये 8वीं आदत असल में है क्या, और ये आज की इंफॉर्मेशन की दुनिया में सिर्फ कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में आगे बढ़ने के लिए क्यों इतनी जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत बड़े आइडिया से होती है कि हम अब इंडस्ट्री की दुनिया में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज वर्कर की दुनिया में जी रहे हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि ये सुनने में तो एक आम सी बात लगती है। देखा जाए तो ये आज के वर्क प्लेस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इंडस्ट्रियल युग में सक्सेस का मतलब था नियमों का पालन करना, प्रक्रियाओं को दोहराना और एक मशीन की तरह काम करना। आपकी कीमत इस बात से थी कि आप कितनी कुशलता से दिया गया काम करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के युग में आपकी कीमत आपके दिमाग से है, आपकी क्रिएटिविटी से है, नए आइडियाज लाने की क्षमता से है। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी ज्यादातर कंपनियां इंफॉर्मेशन युग में काम कर रही हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट का तरीका आज भी इंडस्ट्रियल युग का है। ओहो, मतलब वो अपने कर्मचारियों से क्रिएटिविटी और नए आइडियाज तो चाहते हैं, पर उन्हें आज भी पुराने नियमों और प्रक्रियाओं में बांध कर रखते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी को दौड़ने के लिए कहें पर उसके पैर बांध दें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोवे इसी को पेन ऑफ द मॉडर्न वर्क प्लेस कहते हैं। लोग अपनी नौकरी से नाखुश हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, पर उन्हें वैसा करने की आजादी और माहौल ही नहीं दिया जाता। और इसी दर्द का इलाज है 8वीं आदत, अपनी अंदर की आवाज को खोजना और दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करना। अंदर की आवाज, ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। मतलब क्या इसके पीछे कोई ठोस आधार है या ये बस एक मोटिवेशनल बात है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत ढांचा है। कोवे असल में कहते हैं कि हमें जन्म से ही 2 सबसे बड़ी ताकतें मिली हैं। पहली है चुनने की आजादी। हम हालात को काबू नहीं कर सकते, लेकिन उन हालात पर कैसे रिएक्ट करना है ये चुनने की आजादी हमारे पास हमेशा होती है। और दूसरी ताकत है हमारी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। हाँ, इन नोट्स में 4 तरह की इंटेलिजेंस का जिक्र है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। हम अक्सर सिर्फ मेंटल इंटेलिजेंस यानी दिमागी तेजी को ही सब कुछ मान लेते हैं। और कोवे का असली तर्क यही है कि ये सोच अधूरी है। चारों को समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल इंटेलिजेंस यानी PQ हमारा शरीर है जो बिना सोचे समझे लाखों काम करता है। मेंटल इंटेलिजेंस IQ हमारी तर्क करने और विश्लेषण करने की क्षमता है। इमोशनल इंटेलिजेंस EQ दूसरों को समझने, उनके साथ जुड़ने और सहानुभूति रखने की क्षमता। लेकिन इन सब की नींव है चौथी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस SQ। तो क्या कोवे ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिमागी तौर पर तेज होना या लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना ही काफी नहीं है? इन चारों में से सबसे जरूरी कौन सी है? कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन सब की जड़ है। ये आपका क्यू है, आपका मकसद, आपकी अंतरात्मा, आपकी सही गलत की समझ। अगर आपका क्यू मजबूत है, अगर आपका मकसद साफ है, तो बाकी तीनों इंटेलिजेंस शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उसी दिशा में काम करने लगती हैं। बिना एक मजबूत क्यू के दिमागी तेजी भी दिशाहीन हो सकती है और भावनात्मक समझ भी स्वार्थ में बदल सकती है। अपनी अंदर की आवाज सुनना, इसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को जगाना है। ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए हुआ, लेकिन एक लीडर के तौर पे इसे कैसे लागू किया जाए? मुझे स्कूल के वो टीचर याद आ रहे हैं जो सिर्फ बच्चों को कंट्रोल करना चाहते थे, और वो भी जो उन्हें काबिल बनाना चाहते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। मैनेजर भी तो ऐसे होते हैं। बिल्कुल। कोई इसी फर्क को होल पर्सन पैराडाइम कहते हैं। एक बुरा मैनेजर अपने कर्मचारी को सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखता है जिसे कंट्रोल करना है,
लेकिन एक महान लीडर अपने कर्मचारी को एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखता है, जिसके पास शरीर है यानी PQ, दिमाग है IQ, दिल है EQ और आत्मा यानी SQ है। एक अच्छा लीडर कंट्रोल नहीं करता, वो लोगों को काबिल बनाता है और उनकी अंदर की आवाज को जगाता है, और इसके लिए उसे 4 भूमिकाएं निभानी होती हैं। अच्छा, और वो 4 भूमिकाएं क्या हैं? पहला है मॉडलिंग, यानी खुद एक मिसाल बनना। जो आप दूसरों से चाहते हैं वो पहले खुद करके दिखाएं। दूसरा है पाथ फाइंडिंग, मतलब टीम के लिए एक साझा विजन और रास्ता तैयार करना। तीसरा है अलाइनिंग, यानी कंपनी के सिस्टम, प्रक्रियाओं और स्ट्रक्चर को उस विजन के साथ जोड़ना। और चौथा और सबसे जरूरी है एम्पावरिंग, यानी कर्मचारियों को वो आजादी और अधिकार देना जिससे वे अपना बेहतरीन काम कर सकें। ठीक है, तो एक लीडर को मिसाल बनना है, रास्ता बनाना है, सिस्टम को ठीक करना है और लोगों को ताकत देनी है। लेकिन ये चारों चीजें तब तक खोखली हैं जब तक टीम आप पर यकीन न करे। यहीं से शायद भरोसे की बात शुरू होती है। बिल्कुल, भरोसा उस गोंद की तरह है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। कोवे कहते हैं कि भरोसा 2 चीजों से बनता है, कैरेक्टर यानी चरित्र और कॉम्पिटेंस यानी क्षमता। आपका चरित्र यह तय करता है कि आप कितने ईमानदार हैं और आपकी क्षमता यह तय करती है कि आप कितने काबिल हैं। अगर एक भी चीज कम है तो भरोसा टूट जाता है। ये बात सुनने में तो काफी सीधी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में वादे निभाना या हमेशा ईमानदार रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हालात बदल जाएं। क्या किताब इस चुनौती से निपटने के बारे में कुछ कहती है? हाँ, और इसका तरीका बहुत ही व्यवहारिक है। किताब कहती है कि छोटे-छोटे वादे करके उन्हें पूरा करने से शुरुआत करें। इसे मेकिंग एंड कीपिंग प्रॉमिसेस कहा गया है। जब आप लगातार छोटे वादे पूरे करते हैं तो लोगों का आप पर विश्वास बनता है। इसके अलावा साफ-साफ बात करना, दूसरों की बात सुनना और गलती होने पर बिना बहाने बनाए माफी मांगना, ये सब चरित्र को मजबूत करते हैं। और अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना आपकी कॉम्पिटेंस को दिखाता है। भरोसा रातों रात नहीं बनता, ये इन छोटी-छोटी हरकतों का नतीजा होता है। और जब मतभेद हों तब क्या करें? वर्कप्लेस पर अलग अलग सोच और नजरिए का टकराना तो आम बात है, बहस करना तो कोई समाधान नहीं है ना। यहाँ पर कोवे एक बहुत शक्तिशाली आइडिया देते हैं जिसे वो थर्ड ऑल्टरनेटिव कहते हैं। ज्यादातर लोग मतभेद होने पर या तो मेरे तरीके पर अड़ जाते हैं या आपके तरीके पर, या फिर बीच का कोई कमजोर सा समझौता कर लेते हैं। थर्ड ऑल्टरनेटिव का मतलब है एक ऐसा तीसरा बेहतर रास्ता खोजना जो दोनों के रास्तों से ऊपर हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे असलियत में कैसे किया जाए? मान लीजिए मार्केटिंग टीम एक बहुत बोल्ड और रिस्की कैंपेन चलाना चाहती है और लीगल टीम को डर है कि इससे कंपनी पर मुसीबत आ सकती है। अब यहाँ बहस हो सकती है। मार्केटिंग कहेगी आप हमें रोक रहे हैं, लीगल कहेगी आप गैर जिम्मेदार हैं। एक अच्छा लीडर दोनों को एक कमरे में बैठाकर बहस करने के बजाय एक सवाल पूछेगा, हमारा साझा लक्ष्य क्या है? कंपनी को तेजी से बढ़ाना बिना किसी बड़े कानूनी जोखिम के। अब चर्चा इस पर नहीं होगी कि कौन सही है, बल्कि इस पर होगी कि हम एक ऐसा तीसरा रास्ता कैसे निकालें जो बोल्ड भी हो और सुरक्षित भी हो। इसके लिए एक दूसरे की बात को सच में समझने की कोशिश करनी पड़ती है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना होता। मतलब पहले सामने वाले के डर और उसकी जरूरतों को समझना। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, घर में छिपकर बारिश थम जाने का इंतजार करना जिंदगी नहीं है, भीगने का मजा लेकर अपने काम पर जाना जिंदगी है। ये जिम्मेदारी लेने की बात से जुड़ता है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, यही जिम्मेदारी लेना है। ये मानना कि आप हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें बदल सकते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप सहते रहें और शिकायत करते रहें, या फिर जिम्मेदारी उठाकर उनसे सीधे लेकिन सम्मानपूर्वक बात करने का रास्ता खोजें। ये मानना कि आपके पास हालात बदलने की ताकत है, बदलाव का पहला कदम है। और एक लीडर के तौर पर यह जिम्मेदारी एम्पावरमेंट में कैसे बदलती है? आपने कहा था कि चौथा काम कर्मचारियों को ताकत देना है। सही, और यहीं पर ज्यादातर मैनेजर गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब है बस काम सौंप देना। नहीं, असली एम्पावरमेंट का मतलब है कर्मचारियों को फैसले लेने का अधिकार और आजादी देना। ज्यादातर लोग अपने काम से इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ हुक्म मानने वाले नौकर हैं।
जब आप उन्हें कुछ फैसले लेने की आज़ादी देते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कंपनी में उनकी भी अहमियत है, वे सिर्फ एक पुर्जा नहीं है। लेकिन अपने तरीके से काम करने की छूट और मनमानी करने में एक बहुत महीन रेखा होती है। एक मैनेजर ये कैसे सुनिश्चित करे कि आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना हो और अराजकता ना फैले? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और किताब इसका जवाब देती है। कोवे कहते हैं कि आज़ादी हमेशा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के साथ आनी चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कहें जो मन में आए करो। इसका मतलब है कि आप टीम के साथ मिलकर लक्ष्य यानी क्या करना है और गाइडलाइंस यानी किन सीमाओं में रहना है, इनको बहुत साफ तौर पर तय करते हैं। लेकिन कैसे करना है, इसकी आज़ादी टीम को देते हैं। नतीजे की जवाबदेही तय होती है, तरीके की नहीं। इससे वे मोटिवेट होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। अगर आप उन्हें अपने ही तरीके से काम करने पर मजबूर करेंगे तो वे एक रोबोट बन जाएंगे जो कुछ नया नहीं सोच पाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार एक तरह से यही है कि सफलता का राज अपने अंदर छुपी उस 8वीं आदत को पहचानने में है, यानी अपने अंदर की आवाज को सुनना और फिर एक लीडर के तौर पर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना। ये सिर्फ काम करने का नया तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक नया नजरिया है। बिल्कुल, ये एक यात्रा है जो अंदर से शुरू होती है। पहले अपनी चारों इंटेलिजेंसेस को पहचानना, खासकर अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को, यानी अपने मकसद को। फिर उस समझ को लेकर दूसरों के साथ भरोसे के रिश्ते बनाना, मतभेदों को बेहतर नतीजों में बदलना और आखिर में लोगों को कंट्रोल करने की जगह उन्हें आज़ादी और अधिकार देना। यही वो बातें हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी को आज के दौर में महान बनाती हैं। ये किताब कर्मचारियों को अधिकार और आज़ादी देने की बात करती है, लेकिन एक लीडर के लिए सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट और अपनी जिम्मेदारी से भागने, जिसे एब्डिकेशन कहते हैं, उसके बीच की महीन रेखा क्या है? कहां पर मददगार आज़ादी खत्म होती है और कहां से नुकसानदेह लापरवाही शुरू हो जाती है? ये सोचने वाली बात है।